Anything about that Sunday thing also which we did? What's your opinion about it? First, I want to know. I have a slightly different opinion. The person who impressed me very much with talk is Sunil. And please do share this information with someone who is in need. Maybe someone is looking for this kind of online class. If it is possible, please share this information with them. Thank you so much. Hello everyone. So today we are going to study this chapter, maintain your perspective. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में ये चीज़ बताई थी कि जो इंग्लिश सीखने वाले हैं, शुरू में हमें एक कोई ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए जो हमें बता सके इंग्लिश वर्ड टू वर्ड कैसे समझी जाती है, लाइन टू लाइन कैसे समझी जाती है। तो आई एम श्योर कि जो पिछले 2 वीडियोस कई लोगों ने देखे उनको ये चीज़ समझ में आई होगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि सर मज़ा आ रहा है, हमें इस तरह से कम पढ़ना आ रहा है, हमें समझना आ रहा है। क्योंकि पहले वो इंग्लिश की बुक्स तो ख़रीद के लेके आते थे, लेकिन वो 2-3 पेज भी नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि उनको ये दिक्कत आती है कि वो समझ में ही नहीं आती उनकी लैंग्वेज। जो लिटरेचर लिखी जाती है, जो बुक्स लिखी जाती हैं, उनके सेंटेंसेस बहुत लंबे होते हैं। तो इनिशियल स्टेज पे आपको कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको एक ही वर्ड के जो मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, कौन सा मीनिंग वहाँ पे लगा है, आपको ये बता सके। मैं वही कोशिश आपके साथ कर रहा हूँ कि मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन सी जगह पे कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है, पूरा सेंटेंस का क्या मीनिंग है। और शुरू में इंग्लिश आपको ऐसे ही पढ़नी चाहिए। अगर आप कोई लाइन पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई पेज पढ़ रहे हैं, आपको उसके वर्ड टू वर्ड आपको मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे जैसे आप इस सीरीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी पकड़ लैंग्वेज पे अच्छी होगी। आप फिर खुद बुक उठा सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बेसिक काम है वो मैं कर चुका हूँगा आपके लिए। तो इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, और इस चैप्टर में जहां आपको लगे कि आपको दिक्कत आ रही है, आप उसको पॉज कीजिए, रोकिए, दोबारा से करिए, और जो इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स मैं बता रहा हूं उनके सभी मीनिंग्स को आप अपनी कॉपी में लिखिए, फिर दोबारा से चैप्टर को पढ़िए, और एंड में जाके आप उसको समझेंगे अच्छे से। और 2-3 बार करने से आपको ये पकड़ आपकी लैंग्वेज पे बहुत अच्छी होगी। मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। सो पर्सपेक्टिव का मतलब आप लोगों को पता है। द मीनिंग ऑफ पर्सपेक्टिव इज जब हम किसी चीज़ को समझते हैं, आउटलुक, इसके लिए हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं पर्सपेक्टिव। हाँ, तो इसका एक वर्ड है जैसे आउटलुक। आउटलुक का मतलब सोच, समझ। व्यू पॉइंट, हाँ, व्यू पॉइंट भी हम इसको कहते हैं, तो आप इसको व्यू पॉइंट कह लीजिए, या फिर आप इसको स्टैंड के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो मीनिंग देखें, मेंटेन माने बनाए रखना, मेंटेन योर पर्सपेक्टिव, अपनी सोच को बनाए रखें। तो आगे बढ़ाते हैं कहानी। वन डे अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड स्टोरी अ मैन विथ सीरियस इलनेस वॉज व्हील्ड। तो दूसरा वर्ड आपका आया व्हील्ड। व्हील्ड का मतलब जैसे आपने व्हील चेयर देखी है जिसके अंदर पेशेंट को बिठा के हॉस्पिटल्स में ले जाते हैं, तो व्हील को हम यहाँ एज अ वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि एक दिन, एक पुरानी कहानी के अनुसार एक आदमी, हाँ, कि वन डे अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड स्टोरी अ मैन विथ सीरियस इलनेस, एक आदमी जिसको बहुत ही गंभीर बीमारी थी, वॉज व्हील्ड, उसको व्हील चेयर पर बिठाकर, चेयर वर्ड यहाँ पे नहीं है लेकिन व्हील वर्ड का मतलब भी वही है कि उसको बिठा कर ले जाया गया। wheeled into a hospital where another patient was resting on a bed next to the window। तो next to the window का मतलब है बगल में। कई बार लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भाई सर ये मेरे बगल में बैठा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो आप कहते हैं he is sitting beside me, और आप ये भी कह सकते हैं he is sitting next to me। तो next to का मतलब बगल में। तो जो पेशेंट सीरियस इलनेस में था उसको व्हील चेयर पर बिठा के हॉस्पिटल रूम में ले जाया गया। वेयर का मतलब है जहां। हाँ, आपने ये वेयर वर्ड देखा। वेयर का एक मतलब होता है कहां, और वेयर का दूसरा मतलब होता है जहां। वेयर अनदर पेशेंट वॉज रेस्टिंग ऑन
अ बेड नेक्स्ट टू द विंडो। तो यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई कि एक दिन एक पुरानी कहानी के अनुसार एक इंसान जो कि बहुत ही बीमार था, उसको व्हील चेयर पर बिठा के एक हॉस्पिटल के कमरे में ले जाया गया, जहाँ एक दूसरा पेशेंट विंडो की खिड़की के पास था। एज का मतलब होता है जैसे, और एक एज का मतलब क्योंकि भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है जैसे। एज द टू बिकेम फ्रेंड्स, जैसे ही दोनों दोस्त बन गए। तो ये बिकेम का मतलब होता है होना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है बनना। ठीक है, आप देखिए सेंटेंस एक्चुअली इंग्लिश में बदलता रहता है, वर्ड जो है वो इंग्लिश में मीनिंग अपने सेंटेंस के हिसाब से बदलते रहते हैं। सो एज द टू फ्रेंड्स बिकेम, एज द टू बिकेम फ्रेंड्स, जैसे ही दोनों दोस्त हो गए। द वन का मतलब वो वाला, द वन नेक्स्ट टू द विंडो, जो आदमी विंडो के बगल में था, वुड लुक आउट ऑफ इट, वुड लुक आउट। अब यहाँ आपको एक ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट रूल समझने की जरूरत है, जिसको हम कहते हैं वुड। वुड जनरली लोगों को बहुत परेशान करता है, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि विल की जगह वुड का इस्तेमाल होता है। वो बिल्कुल सही है, लेकिन वुड का एक इस्तेमाल पास्ट में भी होता है। तो आइए इसको समझते हैं कि कैसे वुड को पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि वुड का इस्तेमाल, वुड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये अच्छे लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और इस चैप्टर में अब आने वाली कुछ लाइनों में आप लगातार वुड का इस्तेमाल देखेंगे। तो वुड का पहले एक बार हम इस्तेमाल सीख लेते हैं। देखिए, ये वुड वर्ड जो है, ये वुड एक्चुअली में पास्ट हैबिट्स के लिए भी यूज़ होता है, पास्ट हैबिट्स। तो ठीक है, आप कोई काम करते थे, इसके लिए आप वुड का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक वर्ड है, दैट इज यूज्ड टू। ये आप लोगों ने आई एम श्योर कि पहले सुना है, देखा भी है। जनरली लोग इसका प्रयोग करते हैं जब उनको कहना हो कि मैं बचपन में स्कूल जाता था। एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, मैं बचपन में स्कूल जाता था। अब आप इस सेंटेंस को अगर देखें तो ये कोई ऐसी चीज़ है जो मैं बहुत पहले करता था, अब नहीं करता। तो कोई भी चीज़ हम पहले करते थे और अब नहीं करते, तो इंग्लिश में मोडाल्स में दो रूल हैं आपके पास, या तो यूज्ड टू से बना दीजिए या फिर वुड से बनाइए। तो बहुत सारे लोगों को वुड वाला सेंटेंस नहीं आता, तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा, आई वुड गो टू स्कूल, आई वुड गो टू स्कूल। और कब जाता था? इन चाइल्डहुड। मैं बचपन में स्कूल जाता था, इसके लिए आपने वुड का प्रयोग किया। आप इसमें एक चीज़ का प्रयोग और भी कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। ठीक है, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल इन चाइल्डहुड। तो आपने इसमें इसका प्रयोग किया, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप यूज टू का इस्तेमाल करें या वुड का इस्तेमाल करें, दोनों सेम है। तो इस चैप्टर में आप एक बहुत अच्छा और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आप सीख जाएंगे, वुड का प्रयोग। मुझे याद है कि एक स्टूडेंट मेरे पास आया था और उसने मुझसे एसएससी के एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन पूछा। उसमें ये लिखा था क्वेश्चन में, इन 1962 नेहरू वुड नॉट लिसन टू हिज कोलीग्स। तो उसने मुझसे पूछा कि सर ये सेंटेंस कैसे है कि वुड तो हम फ्यूचर के लिए लगाते हैं, क्योंकि उसको पता था आई वुड लाइक टू, आई वुड डू दिस। तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने उसको बताया कि भाई वुड पास्ट में भी चलता है और फ्यूचर में भी चलता है। तो आइए आने वाली लाइनों में देखते हैं कि वुड कैसे फ्यूचर में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने वुड का इस्तेमाल देखा, तो अब ये चीज़ अब आप यहाँ से समझेंगे, क्योंकि इसमें लगातार वुड वुड बार बार आएगा। तो मेरे इस डेफिनेशन जो मैंने आपको समझाई है, उसके बाद अब आपके लिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। सो एज द टू बिकेम फ्रेंड्स, जैसे ही दोनों दोस्त बन गए, द वन नेक्स्ट टू द विंडो वुड लुक आउट ऑफ इट, जो पहला जो विंडो के बगल में था वो विंडो से बाहर देखता था, एंड देन स्पेंड, और स्पेंड का मतलब बिताना, एंड देन स्पेंड द नेक्स्ट फ्यू आवर्स डिलाइटिंग। डिलाइटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। डिलाइटिंग का मतलब होता है खुश करना, ग्लैड। ग्लैड वर्ड आपने सुना है, तो अक्सर लोग जैसे हाथ मिलाते हैं तो एक दूसरे से बोलते हैं ग्लैड टू मीट यू, लोग बोलते हैं डिलाइटेड टू मीट यू। हाँ, थ्रिल्ड, इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं थ्रिल। थ्रिल का मतलब होता है एक्साइटेड, हैप्पी।
तो वो जो पर्सन था वो खिड़की से बाहर देखता था कुछ मिनटों तक, कुछ घंटों तक, और फिर वो बड़ी खुशी वाली चीज करता था। क्या? ही वुड स्पेंड द नेक्स्ट फ्यू आवर्स डिलाइटिंग हिज बेड रिडन कंपेनियन। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए, बेड रिडन कंपेनियन। तो पहले देखते हैं बेड रिडन का मतलब क्या है। ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक वर्ड है बेड, बेड का तो मतलब पता है बिस्तर, और रिडन का मतलब राइड की थर्ड फॉर्म, राइड रोड रिडन। तो बेड रिडन जो आदमी बिस्तर पर पड़ा हुआ हो। तो बिस्तर पे कौन पड़ा होता है? बिस्तर पे पड़ा होता है एक डिसेबल पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु कैन नॉट मूव। इनमूवेबल या डिसेबल के लिए आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो बेड रिडन वर्ड आपको समझ में आया। अब देखते हैं कंपेनियन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंपेनियन का मतलब होता है साथी। तो आप उसके लिए जो दूसरे वर्ड यूज कर सकते हैं, पार्टनर, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पार्टनर, एस्कॉट, कोलीग, एसोसिएट, हम इन वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। तो जो आदमी जो खिड़की के पास, जिस पेशेंट की जो बेड था, वो खिड़की से बाहर देखता था घंटों, और अपने दोस्त को, जो बेड रिडन दोस्त था, जो बगल वाले जो बिस्तर पे जो है, उसको बड़ी ही खुशी के साथ क्या करता था, बताता रहता था। क्या? विद विविड डिस्क्रिप्शन। अब एक और वर्ड आया आपके पास, विविड। विविड का मतलब होता है हिंदी में सजीव। सजीव का मतलब जो चीज बिल्कुल महसूस की जा सके, देखी जा सके, रियलिटी जो होती है, जिसमें लाइफ हो। फिर एक और वर्ड है इसके बाद, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को समझाना। जब हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं तो उसी से आया वर्ड है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के लिए जैसे अकाउंट वर्ड होता है, इलिस्ट्रेट वर्ड होता है, तो इलिस्ट्रेट अकाउंट था। डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड। तो इस सेंटेंस को आप अगर वहां ऊपर से देखें जहां से ये सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको ना ये लंबा सेंटेंस लगेगा। तो एक बार दोबारा से देखते हैं। एज द टू बिकेम फ्रेंड्स, जैसे ही दोनों दोस्त बन गए, द वन नेक्स्ट टू द विंडो वुड लुक आउट ऑफ इट। जो एक जिसका बेड विंडो के बगल में था, वो बाहर देखता था। एंड देन स्पेंड द नेक्स्ट फ्यू आवर्स डिलाइटिंग हिज बेड रिडन कंपेनियन विद विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड। और वो अपने दूसरे दोस्त को खुश करता था, वो बढ़िया बढ़िया उल्लेख, डिस्क्रिप्शन करके आउटसाइड दुनिया की, यानी वो बिस्तर से बाहर खिड़की से बाहर देख के उसको अच्छी अच्छी बातें बताता था। आगे बढ़ते हैं। Some days he would describe the beauty of the tree in the park across from the hospital. कई दिन तो वो उसको डिस्क्राइब करता था पेड़ों की सुंदरता को। पार्क across, across का मतलब उस पार। So someday he would describe the beauty of the tree in the park across from the hospital. हॉस्पिटल के उस पार जो पार्क था, उसके पेड़ों की ब्यूटी को डिस्क्राइब करता था कई दिन। And how the leaves danced in the window, और कैसे जो पत्ते हैं वो विंड में वो डांस करते हैं, वो ये बताता था। On the other days, और दूसरे दिनों पर वो क्या करता था? On the other days, और दूसरे दिनों में he would entertain his friend with step by step replays of the things, और दूसरे दिनों में वो अपने दोस्त को एंटरटेन किया करता था, उसका मनोरंजन करता था। कैसे? स्टेप बाय स्टेप वो रिप्ले करता था उन चीजों की। रिप्ले का मतलब दोहराना, बिल्कुल उन चीजों को वैसे ही बताना। पीपल वर डूइंग एज दे वॉक्ड बाय द हॉस्पिटल, और वो उनको बताता था कि लोग क्या कर रहे हैं हॉस्पिटल के बाहर, कि हॉस्पिटल के बाहर लोग क्या कर रहे हैं, वो उनको एक एक करके चीजों को अच्छे से बताता था। However, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। However, इसका मतलब होता है हालांकि, ठीक है, हालांकि के लिए। तो भाई पहला दोस्त आप देखिए क्या करता था, जिसकी खिड़की के बगल में बेड थी, वो अपने बेड से अपनी खिड़की से बाहर देखता था, वो भी बेड पे लेटा हुआ था, और वहां से वो हर समय अपने दोस्त को बताता रहता था कि बाहर क्या चल रहा है। However, हालांकि, as the time went on यहाँ पे इसका मतलब है जैसे जैसे समय बीतता गया।
तो बीतने के लिए आप पास वर्ड भी लगा सकते हैं, एज द टाइम पास्ड बाय आप ये कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे राइटर ने लिखा है एज द टाइम वेंट ऑन, जैसे जैसे समय बीतता गया, द बेड रिडन मैन ग्रू फ्रस्ट्रेटेड। ग्रू का मतलब बढ़ना और फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है चिढ़ना, परेशान होना। तो ये दूसरा वर्ड है इरिटेट का, एनॉयड का। तो जैसे जैसे समय बीता, जो बेड रिडन यानी जो बिस्तर पे पड़ा हुआ दूसरा साइड का जो बंदा था, वो फ्रस्ट्रेट होने लगा, वो परेशान होने लगा। किस बात पे? एट हिज इनएबिलिटी टू ऑब्जर्व द वंडर्स। वंडर्स का मतलब शानदार चीजें। वंडर्स हिज फ्रेंड्स डिस्क्राइब। वो धीरे धीरे इस बात पे गुस्सा होने लग गया, उसके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आने लग गई, चिढ़ आने लग गई इस बात पे कि वो खुद नहीं देख पा रहा था जो उसका दोस्त डिस्क्राइब करता था। ठीक है। इवेंचुअली, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब फाइनली या आखिरकार। इवेंचुअली ही ग्रू टू डिसलाइक हिम। ग्रो की सेकेंड फॉर्म है, तो वो धीरे धीरे अपने दोस्त को डिसलाइक करने लगा। एंड देन टू हेट हिम इंटेंसली। इंटेंसली का मतलब तीव्रता से, बहुत ज्यादा। और धीरे धीरे पहले तो अपने दोस्त को हेट करने लगा, डिसलाइक करने लगा, और फिर बाद में वो उससे नफरत करने लगा इंटेंस तरीके से। इंटेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा तीव्रता से। ठीक है। तो यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई कि कैसे एक दोस्त तो उसकी हेल्प कर रहा है, कि उसको बाहर की चीज़ें बता रहा है, दिखा रहा है, लेकिन इसको ये चीज़ बुरी लगने लग गई कि भाई सारी चीज़ें यही देख रहा है, मैं नहीं देख पा रहा। और क्योंकि वो खुद नहीं देख पा रहा था, तो इस वजह से उसके मन में फ्रस्ट्रेशन आने लग गई। तो अब कहानी को यहाँ से आगे देखते हैं क्या लिखा है। वन नाइट, एक रात। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान। वन नाइट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर बैड कफिंग फिट। फिट का मतलब याद रखिएगा, कफ का मतलब तो होता है खांसी, और फिट का मतलब होता है दौरा। जैसे किसी आदमी को खांसी का दौरा पड़ता है, लगातार खांसी करता रहे, या और भी कई तरह के फिट्स होते हैं। तो एक पर्टिकुलर नाइट, पर्टिकुलर का मतलब होता है खास। एक पर्टिकुलर नाइट क्या हुई कि जो दोस्त जो था, जो खिड़की के साथ जो सोया रहता था, जो खिड़की से बाहर देखता था, सो उसकी कहानी है ये कि वन नाइट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर बैड कफिंग फिट, क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर बैड, खराब कफिंग फिट होने लग गई। द पेशेंट नेक्स्ट टू द विंडो स्टॉप ब्रीदिंग। ये वो पेशेंट था जो विंडो के बगल में था, उसने ब्रीद करना स्टॉप कर दिया। स्टॉप ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना। रादर देन का मतलब होता है बजाय। तो भाई इसमें क्या करना चाहिए था? एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट की हेल्प करनी चाहिए थी। रादर देन प्रेसिंग द बटन फॉर हेल्प, द अदर मैन चोज टू डू नथिंग। जो दूसरा आदमी था उसने चूज किया कि वो कुछ नहीं करेगा। तो पहले वाला दोस्त जो खिड़की के बगल में है, वो कफिंग करने लग गया, वो खांसी करने लग गया, और जो उसका दूसरा दोस्त है, बजाय कि वो फटाफट बटन दबाता, वो हेल्प के लिए सायरन बजाता, जो बटन है वो बजाता, उसने चूज किया क्या? कुछ ना करना। The next morning, the patient who had given his friend so much happiness by recounting, recounting का मतलब होता है याद करना, कि वो दोस्त, अगली सुबह वो दोस्त जिसने अपने दोस्त को इतनी ज्यादा खुशियां दी थी, बाय रिकाउंटिंग द साइट्स, साइट्स का मतलब होता है दृश्य, आउटसाइड द विंडो वॉज प्रोनाउंस्ड डेड, प्रोनाउंस का मतलब घोषित कर देना। और वो दोस्त जिसने अपने दोस्त को इतनी सारी खुशियां दी थी, उसको वो दृश्य बता के, डिस्क्राइब कर करके खिड़की के बाहर की, एक्चुअली उस दोस्त को घोषित कर दिया गया डेड, यानी कि वो मर गया। ठीक है। एंड व्हील आउट ऑफ द हॉस्पिटल रूम, और फाइनली क्योंकि वो डेथ हो गई उसकी, तो उसको हॉस्पिटल के रूम से बाहर निकाल दिया गया। The other man quickly asked that his bed be placed. Placed का मतलब आप समझ रहे हैं? Placed का मतलब रखना। Yes, place का मतलब रखना। एक place का मतलब होता है जगह, और place का दूसरा मतलब keep। तो keep के लिए भी हम place word use करते हैं। So the other man, यानी कि जो दूसरा आदमी जो कहानियां सुनता रहता था, the other man quickly asked his bed to be placed next to the window.
उसने जल्दी से ये रिक्वेस्ट की, कहा कि भाई मेरे जो बेड है उसको जरा विंडो के पास रख दीजिए। अ रिक्वेस्ट दैट वाज कंप्लाइड। हाँ, आपने कंप्लाइड वर्ड सीखा। कंप्लाइड का मतलब, कंप्लाइड जब किसी की हम बात को मान लेते हैं तो कंप्लाइड वर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है। किसी की आज्ञा को जब हम पालन कर लेते हैं उसके लिए कंप्लाइड वर्ड यूज करते हैं। सो अ रिक्वेस्ट दैट वाज कंप्लाइड विद द अटेंडिंग नर्स। अटेंडिंग का मतलब जो वहां पे उपस्थित नर्स थी, उसने इस बात को मान लिया। उसने कहा ठीक है, और उसके बेड को उन लोगों ने क्या किया, बदल दिया। बट एज ही लुक्ड आउट द विंडो, अब भाई ये तो बहुत खुश होगा कि भाई अब तो मेरे को वो जगह मिल गई, क्योंकि ये तो अपने दोस्त से बहुत ज़्यादा जलने लग गया था, ईर्ष्या महसूस करता था। बट एज ही लुक्ड आउट द विंडो, जैसे ही उसने विंडो से बाहर देखा, ही डिस्कवर्ड, उसने पाया, समथिंग दैट मेड हिम शेक। शेक का मतलब हिलना, हिलाना। जैसे ही उसने बाहर देखा और जो उसने पाया उससे वो हिल गया। तो क्या हुआ, उसने खिड़की के बाहर क्या देखा? द विंडो फेस्ड अ स्टार्क ब्रिक वॉल। स्टार्क का मतलब होता है डल, हाँ, नीरस, बेकार सा। उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक बेकार सी, ब्रिक का मतलब होता है ईंट और वॉल का मतलब दीवार। उसने देखा कि खिड़की तो थी ही नहीं वहां पे। उस खिड़की के बाहर एक्चुअली में एक बड़ी ही बेकार सी, नीरस, वो दीवार भी कोई अच्छी सी नहीं होगी, वो बड़ी बेकार सी एक दीवार थी। क्लियर है आपको कहानी कि भाई जो दोस्त था पहले वाला, वो कितनी कहानियां इसको बाहर देख देख के सुनाता रहता था, और दूसरा वाला उससे जलता था। एक रात, मतलब एक तरह से इसने उसको समझ लीजिए तो मर्डर ही किया, कि उसकी जान नहीं बचाई, और अपने बेड को इसने उसके पास पहुंचाया। और इसने जब खुशी से बाहर देखा विंडो को, तो ये देख के तो हिल गया, क्योंकि बाहर तो वहां पे एक स्टार ब्रिक वॉल थी, यानी एक बहुत ही बेकार भद्दी वॉल थी। His फॉर्मर रूममेट, फॉर्मर का मतलब होता है पुराना, एक्स, हाँ, तो आप इसके लिए पुराने के लिए या भूतपूर्व, इसके लिए राइट वर्ड है भूतपूर्व, जो पहले वाला हो। His फॉर्मर रूममेट, रूममेट आपको पता है, मेट का मतलब होता है साथी, और रूम का मतलब कमरा, तो रूममेट का मतलब होता है जो कमरे का साथी हो। His former roommate had conjured, कंज्योर का मतलब होता है, वैसे जादू करना होता है इसका मतलब, ठीक है, किसी चीज को मैजिकल तरीके से करना, मैजिक करना, इसके लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं। His former roommate had conjured up the incredible, incredible का मतलब अद्भुत, अविश्वसनीय, साइट्स का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, दृश्य, that he described in his imagination, imagination का मतलब कल्पना, ठीक है, in his imagination as a loving gesture का मतलब भाव, हाव भाव, तौर तरीका, to make the world of his friend a little bit better during difficult time। तो अब सेंटेंस को ऊपर से देखते हैं कि भाई उसने क्या पाया। एक तो उसने पाया कि जो दीवार थी, दीवार के बाहर, खिड़की के बाहर जो दीवार थी वो बिल्कुल ही बेकार थी, ठीक है, कुछ भी नहीं था वहां पे। फिर उसको पता लगा कि जो उसका पुराना रूममेट था वो एक्चुअली में ये मैजिकल चीजें जो वो करता था, वो इनक्रेडिबल चीजें जो बताता था, उसको डिस्क्राइब करता था, ये उसकी खुद की इमेजिनेशन थी। और ये इमेजिनेशन वो क्यों करता था? क्योंकि वो इससे प्यार करता था, और वो अपने प्यार की वजह से अपने इस दोस्त की, जिसकी जिंदगी, जिसकी टाइम बहुत ही डिफिकल्ट थी, इसको थोड़ा अच्छा, लिटिल बिट बेटर, हाँ, थोड़ा सा उसको अच्छा करने की कोशिश करता था। यानी कि वो जो दोस्त मर गया, वो तो इसकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था। तो और इस आदमी ने उसके साथ क्या किया, ये तो हम कहानी में पढ़ चुके हैं। सो ही हैड एक्टेड आउट ऑफ सेल्फलेस लव। वो जो मर गया, उस दोस्त ने क्या किया था? सेल्फलेस। सेल्फलेस का मतलब होता है कि जिसमें कोई निस्वार्थ, ठीक है, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। उस दोस्त ने तो इसके लिए जितने भी काम किए थे वो निस्वार्थ तरीके से, निस्वार्थ प्यार की वजह से इसके लिए वो कहानियां बाहर देख देख कर
वो एक्चुअली में क्या करता था कि वो विंडो से बाहर देखता था और अपनी इमेजिनेशन से अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाता था कि भाई ये देखो एक आदमी जा रहा है, देखो वहाँ पे दो औरतें ऐसे बातें कर रही हैं, ये पेड़ ऐसे मतलब इसके पत्ते ऐसे हिल रहे हैं, लोग ऐसे कर रहे हैं, लोग वैसा कर रहे हैं। उसने इस ढंग से कहानियाँ सुनाई तो ये इंजॉय करता था शुरू में, लेकिन धीरे धीरे इसको जलन होने लग गई इस बात से कि यार ये तो यही देख रहा है सारी चीज़ें, मैं तो देख नहीं पा रहा। तो इस कहानी को हम अपनी लाइफ में कितनी चीज़ों से जोड़ के देख सकते हैं कि कई बार हमारी लाइफ में क्या हो रहा होता है कि कोई हमारी हेल्प कर रहा है और हम तो एक्चुअली अंदर ही अंदर उससे जले जा रहे हैं और हमें रियलिटी पता भी नहीं है कि अगला क्या कर रहा है। तो अब कहानी को आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो राइटर यहां से कहता है, द स्टोरी नेवर फेल्स टू क्रिएट अ शिफ्ट इन माई ओन पर्सपेक्टिव। शिफ्ट का मतलब बदलाव, ठीक है, शिफ्ट चेंज के लिए हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो राइटर कह रहा है कि द स्टोरी नेवर फेल्स टू क्रिएट अ शिफ्ट इन माई ओन पर्सपेक्टिव व्हेन आई थिंक अबाउट इट। जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो ये कहानी राइटर कहता है कि मेरे दिमाग में मेरे सोच समझ आउटलुक जो है उसको ये बदल देती है। क्या? टू लिव हैप्पियर मोर फुलफिलिंग लाइफ when we encounter a difficult circumstances, we must keep shifting our perspective and continuously ask ourselves, is there a wise, more enlightened way of looking at the seemingly negative situation? Sentence समझते हैं। To live a happier and more fulfilling life, ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया भी है। फुलफिलिंग लाइफ कौन सी होती है? एक खुशहाल जिंदगी। तो खुशहाल जिंदगी के लिए आप बोलते हैं फुलफिलिंग लाइफ। तो हम एक हैप्पी लाइफ, फुलफिलिंग लाइफ के लिए हम क्या करते हैं? राइटर कह रहा है व्हेन वी एनकाउंटर अ डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, और जब हमारी लाइफ में डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस हम एनकाउंटर करते हैं, एनकाउंटर का मतलब है मिलना। जब हमारी लाइफ में समस्या आनी शुरू हो जाए, परेशानी आनी शुरू हो जाए, राइटर कहता है वी मस्ट कीप शिफ्टिंग आवर पर्सपेक्टिव। हमें अपनी सोच को लगातार शिफ्ट करते रहना चाहिए, मतलब हम अपनी सोच में नई नई चीज़ों को डालें। क्योंकि होता क्या है कि जब हम परेशान होते हैं तो परेशानी में हम हमेशा अपनी परेशानी के बारे में ही सोचते रहते हैं, और मज़े की बात हम उसमें जितना सोचते हैं उतना ज़्यादा हम और नेगेटिव होते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे राइटर क्या कह रहा है कि वी मस्ट का मतलब ज़रूर, ठीक है, कीप का मतलब रखना। यहाँ पे है कीप के बाद कभी भी कोई वर्ब आए तो उस काम को वो कंटिन्यू कर देता है, ये ग्रामर का एक रूल है। सो वी मस्ट कीप शिफ्टिंग आवर पर्सपेक्टिव, हमें अपने सोच को बदलते रहना चाहिए। एंड कॉन्टिन्यूसली आस्क आवरसेल्व्स, और हमें लगातार अपने आप से, आवरसेल्व्स अपने आप से ये पूछना चाहिए, इज देयर अ वाइजर, वाइजर का मतलब होता है इंटेलिजेंट, समझदार। इज देयर अ वाइजर मोर एनलाइटेंड, एनलाइटेंड का मतलब होता है जागरूक, एनलाइटेंड का मतलब जागरूक, एनलाइटेंड का मतलब होता है जो किसी चीज को जान चुका हो। एनलाइटेंड वे ऑफ लुकिंग एट, सीमिंगली का मतलब होता है प्रतीत होना, जो चीज दिखाई देती है। तो ये वर्ड किससे आता है? सीम से। सीम का मतलब प्रतीत, सीमिंगली नेगेटिव सिचुएशन। तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि ये जो नेगेटिव सिचुएशन है, क्या इसको देखने का कोई और भी अच्छा तरीका हो सकता है, बेहतर वाइजर तरीका हो सकता है क्या, कि मैं इस नेगेटिव सिचुएशन को दूसरी तरीके से देख सकूं। तो जैसे मैं आपको अगर यहाँ पे बताऊं, नेगेटिव सिचुएशन भी हमारे को कोई ना कोई एक पॉजिटिव चीज़ दे के ही जाती है। जैसा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई एक बंद घड़ी भी कम से कम दिन में 2 बार सही समय बताती है। तो आपको ये चीज़ तो आपने भी सुनी है। तो ये अपॉर्चुनिटी, जब भी कोई नेगेटिव चीज़ होती है तो हमें पूछने की ज़रूरत है कि क्या इसको कुछ और एंगल से देखा जा सकता है, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि मैं उसको और देखूं और पॉजिटिव हो सके। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं। स्टीफन हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस आपको पता है कि कौन थे? एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। स्टीफन हॉकिंस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिस्ट, फिजिस्ट माने जो फिजिक्स के बारे में जो पढ़ाई करते हैं। सो स्टीफन हॉकिंस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिस्ट एवर is reported to have said that we live on a minor planet of a very average star located within the outer limits of one of 100,000 million galaxies।
तो आपको पता है कि स्टीफन हॉकिंस जो थे, उन्होंने ब्लैक होल के ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ था। उनकी थ्योरीज आज पूरी दुनिया में चलती हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो ये प्लैनेट है, प्लैनेट का मतलब आपको पता है पृथ्वी के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे, जो हमारा ग्रह है ये एक माइनर प्लैनेट है। माइनर का मतलब छोटा सा एक प्लैनेट है जिसपे हम रहते हैं। और फिर क्या कहा कि ये एक माइनर प्लैनेट एक माइनर स्टार में कहीं लोकेटेड है, मतलब एक कहीं तारामंडल कहीं इनमें है। और वो तारामंडल जो है वो लाखों गैलेक्सीज जो हैं, लाखों जो गैलेक्सीज है उनमें से किसी एक में है। तो आप अगर इस चीज को सोच के देखें कि भाई हम उन लाखों करोड़ों गैलेक्सीज में से एक में कोई एक तारा है, कहीं एक हमारी उनमें से एक धरती है, और उस इतने बड़े धरती के किसी एक छोटे से भाग में हम रहते हैं। तो अगर जब हम ऐसे सोचते हैं तो राइटर क्या कहता है नेक्स्ट लाइन में, हाउ इज दैट फॉर अ शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव, क्या ये चीज आपकी सोच में बदलाव नहीं लाती? तो एकदम से अगर हम किसी चीज को मान लीजिए इस ढंग से जब सोचना शुरू कर देते हैं तो हमारे सोच में बदलाव आने लगता है। हम एकदम से अपनी प्रॉब्लम को देखेंगे कि यार मेरी प्रॉब्लम तो फिर कितनी छोटी प्रॉब्लम है कि हम इतने बड़े एक कॉस्मिक पावर का, एक इतनी बड़ी चीज का हम पार्ट हैं। यहाँ पे आगे क्या है, गिवन दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के साथ आर योर ट्रबल्स रियली दैट बिग। अब आप ये इंफॉर्मेशन के साथ देखिए, क्या जो आपका ट्रबल है, क्या राइटर कहता है कि क्या जो आपकी परेशानी है, क्या वो सच में ही इतनी बड़ी परेशानी है? आर द प्रॉब्लम्स यू हैव एक्सपीरियंस्ड, और क्या जो प्रॉब्लम्स आपने एक्सपीरियंस की हैं वो प्रॉब्लम क्या सच में इतनी बड़ी हैं? हमें सोचने की जरूरत है। और द चैलेंजेस, चैलेंजेस का मतलब भी होता है परेशानी। हाँ, तो परेशानी, चुनौती, इसके लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं। और द चैलेंजेस यू माइट करेंटली बी फेसिंग रियली एज सीरियस एज यू हैव मेड देम आउट टू बी। और क्या जो हमारी परेशानी है, क्या वो सच में ही, जो करंट हमारी परेशानी है, क्या वो सच में ही इतनी सीरियस है जितनी कि हमने उसको बना रखी है? तो अगर हम इन चीज़ों को ऐसे देखें, अगर हम इन चीज़ों को ऐसे समझने की कोशिश करें कि भाई मेरी प्रॉब्लम, अगर मैं सिर्फ अपनी ही खाली प्रॉब्लम देखूं तो मुझे मेरी प्रॉब्लम दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगेगी। लेकिन अगर मैं चीज़ों को ऐसे एक पर्सपेक्टिव अपना बदल दूं और मैं देखूं कि भाई इतने सारी चीज़ें हैं, तो फिर एकदम से मुझे मेरी चीज़ कम दिखेगी, प्रॉब्लम कम दिखेगी। जैसे आपने वो गाना भी सुना है कि जहाँ पे लोग बोलते हैं कि, जिसमें एक लाइन कुछ इस ढंग की है ना कि जब मैंने दूसरों का गम देखा तो मुझे खुद का अपना गम बहुत छोटा लगने लग गया। तो जब तक हम दूसरों के बारे में नहीं जानते, चीज़ों के बारे में नहीं जानते, तो हमें लगता है कि हमारी ही प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन राइटर हमारी सोच को यहाँ बदलने की कोशिश कर रहा है। तो वो आगे क्या कहता है, We walk this planet for such a short time. हम इस प्लैनेट को देखिए कितने छोटे टाइम के वॉक करने के लिए आते हैं। अगर एक इंसान की ज़िंदगी देखी जाए तो उसकी ज़िंदगी कितने साल की है? 70 साल की, 50-70, मैक्सिमम 80। और ये प्लैनेट तो करोड़ों साल से चला जा रहा है। तो हम सभी यहाँ पे मात्र 70 साल के लिए आते हैं, ठीक है? तो we walk this planet for such a short time in overall स्कीम ऑफ थिंग्स। ये एक फ्रेज है कि स्कीम ऑफ थिंग्स का मतलब जो ब्रह्मांड की ये जो चीजें चल रही हैं हम उसको कहते हैं स्कीम ऑफ थिंग्स। तो ये जो ब्रह्मांड में हर चीज चले जा रही है, ऑल ओवर द स्कीम ऑफ थिंग्स, जो ये स्कीम के वैसे अलग मतलब है, थिंग्स का मतलब अलग है, लेकिन स्कीम ऑफ थिंग्स का मतलब जो ये चल रहा है। सो इन ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स आवर लाइव्स आर मियर का मतलब मात्र, ओनली या मात्र। आर लाइफ्स आर मियर। बिल्ब्स का मतलब होता है जो बिजली कड़कती है, जो चमकती है, उसको कहते हैं बिल्ब्स। हाँ, एक जो एकदम से एक क्षण के लिए भी, शायद वो एक क्षण से भी कम के लिए चमकती है। ऑन द कैनवस, कैनवस का मतलब आपको पता ही है, कैनवस हम किसके लिए यूज करते हैं? जिसके ऊपर एक चित्रकार पेंट करता है उसको कैनवस कहते हैं, जिसपे वो सीनरी बनाता है उसको कैनवस कहते हैं। और इटर्निटी का मतलब होता है अनंत। इटर्निटी मीन्स अनंत। तो हम इस अनंत जो कैनवस है, इस पे हम, पता है, एक सिर्फ बिजली के
1 सेकंड का जो उसका एक बस झलकता है, हम इतनी देर के लिए इस धरती पे आए हैं और हम अपनी प्रॉब्लम्स को कितना बड़ा समझते हैं। कई लोग तो जैसे आप देखिए कि अपनी प्रॉब्लम्स में क्या क्या चीज़ें कर लेते हैं। तो राइटर यहाँ पे हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी तो इतनी छोटी लाइफ है। सो हैव द विजडम, विजडम का मतलब सोच, विजडम का मतलब समझदारी। सो हैव द विजडम टू एंजॉय द जर्नी। तो हमारे पास वो सोच होनी चाहिए कि ये जो 70 साल की जर्नी है, और 70 साल तो पहले 20 साल तो हमें सोचने में ही निकल जाते हैं, हमारे को समझ 25-30 साल के बाद आती है। तो मतलब हमारे पास गिन के फिर और 30-40 साल रह गए, 50 साल रह गए। तो राइटर कह रहा है हैव द विजडम टू एंजॉय द जर्नी। हमारे पास वो सोच, वो समझ होनी चाहिए कि हम जर्नी को एंजॉय करें। एंड सेवर का मतलब भी होता है, वैसे इसका मतलब होता है सोखना, और दूसरा मतलब होता है एंजॉय करना, टेस्ट करना। एंड एंजॉय द प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया। और ये जो प्रक्रिया है हम इसको समझ सकें, हम इसको एंजॉय कर सकें, हम इसको टेस्ट कर चुके। तो आपने ये चैप्टर मेरे साथ पढ़ा। इस चैप्टर में आई एम श्योर कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी। आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर में जो सीखी वो ये कहानी थी, जो हमें बताती है कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारी पर्सपेक्टिव्स कैसे होने चाहिए। जो हमने 2 दोस्तों की कहानी पढ़ी, उनमें से हम कौन से वाली कैटेगरी में हैं ये भी हमसे देख सकते हैं। क्या हम उस दोस्त की तरह हैं कि हम किसी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या हम उस वाले दोस्त की तरह हैं जो कोई हमारी ज़िंदगी बेहतर बना रहा है तो हम उससे जल रहे हैं, या शायद हम इग्नोरेंट हैं, हम जानते नहीं हैं और चीज़ों को नेगेटिव तरीके से लेते हैं। लास्ट में इस कहानी में एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये भी है कि अगर हम बड़ा सोचते हैं, हम चीज़ों को बड़े पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो हमारी खुद की जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो हमें बहुत छोटी लगती हैं। तो इस कहानी में जितने भी जो आपने वर्ड मीनिंग सीखे, जो इंग्लिश में आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी, इसके लिए आपने ये करना है कि आप इसको बार बार देखें। आप कम से कम इस वीडियो को देखें, और इससे प्रीवियस वीडियोस भी जो हैं उनमें आप जाके लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आप उनको समझने की कोशिश करें। और ये बुक ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन अगर मतलब फ्री आप उसमें डाउनलोड करें और इस पूरे चैप्टर को अगर पढ़ें। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत काम का चैप्टर है। सो आई एम श्योर कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। आप इससे रिलेटेड कोई भी अगर मुझसे चीज़ पूछना चाहें, जानना चाहें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियोस में। आपको अगर कोई और चीज़ आप इम्प्रोवाइजेशंस चाहते हैं और कोई सजेशन है तो प्लीज़ लिखिए। लास्ट में मैं इस मैसेज के आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि हम ऑनलाइन क्लासेस ऑफ़र करते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ने में, बोलने में, या ग्रामर में, या वोकैबुलरी में, या फिर लास्ट अगर उनको एक प्लेस नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो इंग्लिश में बात कर सकें, तो हमारे पास इस तरह की सारी ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटीज़ है। आप जो नंबर दिए नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं, आप उन पे कॉल कीजिए और कॉल करके आप पता कीजिए क्लासेस के बारे में। बहुत नॉमिनल चार्जेस पे ये क्लासेस होती हैं, एंड आई एम श्योर कि अगर आप एक बार क्लास लेंगे आप फ़र्क देख सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये नॉमिनल चार्जेस पे है, हम पहले 1-2 क्लासेस बिल्कुल फ्री भी देते हैं। आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप क्लास देखिए, टीचर देखिए, उसके बाद आप अपना मन बनाइए। So this is what from my side today. Thank you so much, and don't forget to like and subscribe this channel, and if it is possible and you have really enjoyed it, please share it with some people, or at least with as many people as possible. Thank you so much. Take care.